हेलो गाइज, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर को देख रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देख चुके थे। हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, इम्पल्स ये सब भी देखे थे। इसका कुछ हम लोग एप्लीकेशन को भी देखे हैं। आज हम लोग उसी से रिलेटेड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में यूज होता है उस टॉपिक को देखेंगे और इसका कंसेप्ट को समझेंगे। स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग को देखना है। स्प्रिंग फोर्स क्या है? ये बोर्ड पर फिगर बनाया हुआ है, इसको देखिए। स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है द फोर्स exerted by a spring at either end is directly proportional to the deformation, either elongation or compression। यानी इसका मतलब क्या हो देखिए। ये स्प्रिंग है, ये रिजिड बॉडी से इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है और एक एंड को ग्लोब से कनेक्ट किया गया है। इस स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ L0 है। अभी इसको फ्रीली ऐसा छोड़ा गया है। यह अभी न कंप्रेस्ड किया हुआ है न इलोंगेट किया हुआ है। इसका लेंथ क्या है स्प्रिंग का? L0। यदि स्प्रिंग को हम लोग ऐसे खींचते हैं, इसको क्या करते हैं? इलोंगेट कराते हैं। यानी ब्लॉक को हम लोग इसको खींचकर यहाँ तक लाए तो कितना से इलोंगेट हो गया? X से। ये कितना से इलोंगेट होगा? X से हो गया। तो यदि हम लोग कोई स्प्रिंग को खींचते हैं, खींचने के बाद यदि छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक किधर आना चाहेगा? ये इस साइड आना चाहता है। क्यों चाहता है आना? कोई तो फोर्स इस पर लग रहा होगा। वो कौन सा फोर्स है? तो ये स्प्रिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या बोला जाता है? स्प्रिंग फोर्स। यदि हम लोग स्प्रिंग को ऐसा खींच करके यहाँ तक लाते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो ये क्या होता है? ये वापस जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि एक फोर्स लगता है इस पर। वो कौन सा फोर्स होगा? फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाता है। यानी कितना से इलोंगेट हो गया है? X से। तो यहाँ पर क्या होगा? फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में? तो इसके जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका जो हो गया वो आपका इस डायरेक्शन में हुआ है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में। ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग को हम लोग क्या किए हैं? ऐसे कंप्रेस्ड किए हैं। स्प्रिंग को हम लोग क्या किए हैं? कंप्रेस्ड कर दिए। कंप्रेस्ड जब करेंगे तो ये किस साइड जाना चाहेगा? इसको यदि छोड़ देते हैं तो ये फिर वापस अपने ओरिजिनल लेंथ में जाना चाहता है। यानी इसको हम लोग X से यदि कंप्रेस करते हैं, यानी X से डिफॉर्म हो गया, तो देखिए डिफॉर्मेशन किस साइड हुआ है? A साइड में। और फोर्स A साइड में लगेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग इसको ऐसे इस तरह से कंप्रेस करके छोड़ते हैं तो A साइड जाता है। क्यों जाता है? कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। वो कौन सा फोर्स है? F फोर्स। F फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? F फोर्स को बोलेंगे हम लोग स्प्रिंग फोर्स। इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हम लोग थ्योरी पर आते हैं। थ्योरी से सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। द फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग। यदि स्प्रिंग पर हम लोग फोर्स को एग्जर्ट करते हैं एट द आइदर एंड is directly proportional to the deformation। यदि कोई भी स्प्रिंग पर हम लोग फोर्स लगाते हैं
तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका होता है? डिफॉर्मेशन का। डिफॉर्मेशन मीन्स हो गया इलोंगेशन और कंप्रेशन, यानी इलोंगेट करेंगे तो भी एक फोर्स लगेगा और कंप्रेस्ड करेंगे तो भी एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि कंप्रेस्ड करके छोड़ने पर वो अपने ओरिजिनल लेंथ में जाना चाहता है। इलोंगेट करते हैं कोई स्प्रिंग को तो यहाँ से छोड़ेंगे तो ये अपने ओरिजिनल लेंथ में जाना चाहता है, यानी दोनों हालत में फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो ये थ्योरी से क्लियर हो गया। यह आपका एग्जाम्पल है, ये फिगर के द्वारा भी आपको समझाया गया है। द फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग, यानी द फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? ए डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी जितना ज्यादा हम लोग इसको इलोंगेट करते हैं, जितना ज्यादा ऐसे खींचते हैं स्प्रिंग को उतना ज्यादा इस पर फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा हम लोग ऐसे फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे, तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा। एक्स का जब वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। या कंप्रेस्ड करते हैं तो जितना ज्यादा हम लोग इसको ऐसे कंप्रेस्ड करते हैं, दबाते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ हम लोग थ्योरेटिकल टर्म देखते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग, यानी देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखे हैं, यानी कितना से डिफॉर्म किया है? एक्स से, और ये भी एक्स से डिफॉर्म किया है। ये फोर्स अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तक आता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स इक्वल टू के एक्स। अब देखना क्या है, के क्या है? के इज ए कांस्टेंट। के क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन ऑफ स्प्रिंग या स्टीफन कांस्टेंट भी बोलते हैं। के इज द कांस्टेंट, के इज द कांस्टेंट विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टीफन कांस्टेंट भी बोलते हैं। L0 इसका नेचुरल लेंथ, L0 नेचुरल लेंथ। इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या होगा? फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों होता है इसके बारे में हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम बनाते वक्त ये छोटे चीज ही काम आएंगे। देखिए अभी ओरिजिनल लेंथ है, इसको यदि हम लोग डिफॉर्म करते हैं, इलोंगेट करते हैं, यहाँ तक लाते हैं, यानी डिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में हुआ है? तो डिफॉर्मेशन एक्स एक्सिस में हो गया है। और फोर्स इस पर कैसे लगेगा? तो फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी डिफॉर्मेशन का डायरेक्शन हो गया एक्स और फोर्स का डायरेक्शन माइनस एक्स। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा ना, इसलिए फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और 180 का वैल्यू क्या होता है? cos 180 का वैल्यू -1। तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने से हम लोग यहाँ पर माइनस लिखते हैं। तो इसको पूरा आगे हम लोग क्लियर भी करेंगे। उसी तरह से इसमें देखते हैं, यदि कोई ब्लॉक को या स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में जाता है। और फोर्स कैसे लगता है? फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, यानी दोनों हालत में कंप्रेस्ड करें या इलोंगेट करें, दोनों हालत में जब वेक्टर फॉर्म में स्प्रिंग फोर्स को देखेंगे तो ये क्या होगा? माइनस के एक्स होगा। के क्या है? के कांस्टेंट है, स्प्रिंग का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है।
हर मेटल के लिए एक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर मेटल चेंज हो गया तो एक कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज होगा। इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे और भी बताता हूँ। हाँ देखिए, इसको आगे हम लोग देखते हैं। नोट में क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट जो भी हम लोग निकाले थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल को हटाए थे तो के आया था, यानी फोर्स इक्वल टू के एक्स। अब देखिए नोट में, स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट K is inversely proportional to the natural length of spring. स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है K, यानी K is depend on material of spring. K is depends on material of spring, यानी स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है उस पर के का वैल्यू डिपेंड करता है। यानी एक आयरन पीस आयरन का हो सकता है, ये आयरन का हो गया या और कोई भी मेटल का हो गया, सभी का के का वैल्यू अलग अलग होता है। यानी के इक्वल टू 1/L0 होगा, या ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं के इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द inverse of the original length of a spring. K is inversely proportional to the length, original length या natural length of the spring. यदि proportional को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर C एक कांस्टेंट देंगे, क्या डालेंगे, K इक्वल टू C/L0। L0 क्या है, नेचुरल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है। नेचुरल लेंथ को क्या बोलेंगे, ओरिजिनल लेंथ भी बोल सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये स्प्रिंग को हम लोग दो पार्ट में कट करते हैं। ये स्प्रिंग है, इसको दो पार्ट में हम लोग कट कर दिए हैं। इसका के का वैल्यू चेंज नहीं होगा। के का वैल्यू इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, दोनों ये मटेरियल क्या है, सेम है, बीच से सिर्फ कट कर दिए, यानी एक के डैश एक के डैश, दोनों सेम मटेरियल है, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम होगा। अच्छा, इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ अलग अलग हो जाएगा। लेंथ क्या होगा, इसका पूरे का लेंथ L0 है तो L0/2, इसका L0/2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको क्या किए हैं, कट कर दिए हैं। इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसके लिए हम लोग देखेंगे तो के डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/L0/2, क्योंकि अभी इसका ओरिजिनल लेंथ देखा जाए तो L/2 हो गया, L0/2, इसका ओरिजिनल लेंथ L0/2 है। तो के डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/L0/2। इसको सोल्व करेंगे तो के डैश इक्वल टू, ये क्या आ गया, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो C आता है, C डिवाइडेड बाई L0/2, यानी के डैश इक्वल टू 2C/L0, यानी के डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2K आ जाएगा। के डैश इक्वल टू 2K। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका कुछ नोट में लिखा देते हैं, उसके बाद और भी आगे हम लोग देखेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए नोट में क्या दिया है, इफ स्प्रिंग इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स, यदि कोई स्प्रिंग को हम लोग इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, जैसे स्प्रिंग इस तरह से है,
इस तरह से दिया हुआ है। इसको इक्वल पार्ट्स में हम लोग कट करेंगे। हम लोग देखे थे कि 2 पार्ट में कट करते हैं तो वैल्यू हम लोग को k डैश का वैल्यू आया था, जितने पार्ट में किए थे उतना आया था, यानी 2 पार्ट में किए थे तो 2k आया था, वैल्यू क्या आया था 2k आ गया था। यदि 3 पार्ट में करते हैं तो 3k आएगा, 4 पार्ट में करते हैं, 5 पार्ट में करते हैं, यानी जितने भी पार्ट में करेंगे ये क्या होगा उतना k आ जाएगा। यानी 5 पार्ट में कट करते हैं तो k डैश का वैल्यू 5k आ जाएगा। क्या आएगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नोट में वही लिखा हुआ है, इफ a string is cut into equal parts then a spring constant of equal part k dash equal to nk। n क्या है नंबर ऑफ कटिंग, नंबर ऑफ कट पार्ट ऑफ स्प्रिंग। n इक्वल टू क्या हो गया कट पार्ट ऑफ नंबर ऑफ कट पार्ट ऑफ स्प्रिंग। अब इसका यूनिट हम लोग देखते हैं, तो यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसका हम लोग डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन ये कैसे आया वो पीछे जो भी बताया गया है उसमें देखिए, उसमें सारा चीज बताया। इसका डायमेंशन हम लोग लिखते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन न्यूटन का क्या होता है, तो न्यूटन्स का हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स किसका है फोर्स का यूनिट। न्यूटन किसका यूनिट है फोर्स का। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग क्या लिखते थे डायमेंशन में m, एक्सेलरेशन को l t पर पावर -2। एक्सेलरेशन को लिखते थे ना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर क्या है मीटर लेंथ को मापता है इसलिए l, और टाइम ये सेकंड जो है टाइम का है, यानी हम लोग इसको अगर एक करते हैं तो t पर -2 होगा, यानी इसी को हम लोग लिखते थे ml t पर पावर -2। ये आ गया किसका फोर्स का आ गया, और नीचे क्या है मीटर दिया हुआ है, यानी हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट का निकालते हैं डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो न्यूटन का क्या आ गया ml t -2। ये हमेशा याद रखना है, ये याद रखना है। निकालने तो सीखना ही है, लेकिन ये आपको याद भी रखना है। निकालने का मेथड ये है, आपको यूनिट एंड डायमेंशन में पूरे चीज को सिखाया गया है। आपको यदि ये समझ में नहीं आ रहा हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको यूनिट एंड डायमेंशन में वो सारे चीज को देखिएगा, बहुत सारा उस पर लेक्चर को बनाया गया है। इसका डायमेंशन देखते हैं, ml t पर पावर -2 डिवाइडेड बाय मीटर है, यानी ये l हो जाएगा। ये क्या होगा l से l क्या हो गया l से l कैंसिल हो जाएगा। l से l कैंसिल कीजिए, यानी ये वैल्यू आपका आ गया m t पर पावर -2, यानी डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया m t पर पावर -2। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसमें एक छोटा नोट्स और भी लिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका और भी सारा एप्लीकेशन है, जैसे स्प्रिंग को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कैसे करेंगे, इस पर सारे एप्लीकेशन को सीखेंगे और
कुछ क्वेश्चन भी इस पर बनाएंगे। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। हाँ, इसको हम लोग देखते हैं। स्प्रिंग फोर्स में एक नोट है, ये नोट्स को देखते हैं। एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ L0 आपको दिया हुआ है, और इस पर ये फोर्स लगाने के बाद ये X से डिफॉर्म हो गया, इलोंगेट हो गया है। जब ऐसे फोर्स हम लोग लगा कर छोड़ेंगे, इस तरह से छोड़ना नहीं, इसको फोर्स लगा कर रखना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फोर्स जितना फोर्स ये लगा रहा कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो सेम फोर्स इन पीछे की ओर लगाएगा, सेम फोर्स पीछे की ओर लगाएगा। वो कितना फोर्स होगा, तो K इंटू एक्स, यानी जितना से डिफॉर्म करेगा सेम फोर्स पीछे की ओर भी लगेगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू KX, यानी K का वैल्यू आ गया F डिवाइडेड बाई K एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये रुका हो तब ऐसे फोर्स लगाकर स्प्रिंग को ऐसे खींचकर पकड़ के रखे हैं, तो ये जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो F इक्वल टू वैल्यू आपका KX, इसका वैल्यू आ जाएगा KX, यानी कितना से डिफॉर्म किया है, कितना से डिफॉर्म किया, F बाई K से, F बाई K से डिफॉर्म किया है। यानी कि ये जो X है, X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी हम लोग जितना ज्यादा इस पर फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ये डिफॉर्म करेगा, या तो जितना ज्यादा हम लोग खींचेंगे, इसको इलोंगेट करेंगे, इस पर फोर्स उतना ही अधिक लगेगा। यानी डिफॉर्मेशन को यदि हम लोग इंक्रीज कराते हैं तो फोर्स ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग हमेशा मासलेस होता है, ये नोट में भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडियल स्प्रिंग हमेशा ऑलवेज मासलेस, आइडियल स्प्रिंग इज ऑलवेज मासलेस। हम लोग ऐसा लिख देते हैं इस पर, आइडियल स्प्रिंग इज ऑलवेज मासलेस। हम लोग मासलेस मानकर इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, आइडियल स्प्रिंग को मासलेस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एंट्री कीजिए, और नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है वो देखिए। देखिए एक रिजिड बॉडी है, इसे स्प्रिंग को लटकाया गया, स्प्रिंग के द्वारा एक ब्लॉक को कनेक्ट किया गया है। ये ब्लॉक स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ L0A था। जब ब्लॉक को इससे सस्पेंड कराए हैं तो ये इलोंगेट हो गया है। कितना से इलोंगेट हो गया है, X। ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गया है कितना से, X से, या डिफॉर्म कर गया है कितना से, X से। तो ये क्यों डिफॉर्म कर गया है, कुछ तो नीचे फोर्स लग रहा होगा। ये ब्लॉक का मास m दिया हुआ है और नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, यानी नीचे क्या आ जाएगा, mg, नीचे mg आएगा। ठीक है, तो नीचे की ओर लगने वाली फोर्स mg, और ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा। ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, kx फोर्स। हम लोग जानते हैं kx फोर्स क्या है, पहले भी हम लोग सीख चुके थे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं इलोंगेट या कंप्रेस्ड, आइदर इलोंगेट एंड कंप्रेस्ड, यानी इलोंगेट करे या कंप्रेस्ड करे, दोनों में कोई कुछ भी हो
आपको स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यानी नीचे की ओर mg और ऊपर की ओर kx लगेगा। आप कैसे समझेंगे कि ये ऊपर में kx लगेगा? इसलिए हम लोग समझेंगे क्योंकि यदि हम लोग ब्लॉक को हटा दें तो ये स्प्रिंग क्या चाहता है? अपने ओरिजिनल लेंथ में आने के। अगर इसको कट करते हैं तो ये ओरिजिनल लेंथ में आना चाहेगा, यानी कि कुछ तो फोर्स ऊपर लग रहा है तब ना ये ऊपर जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे mg इक्वल टू kx, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? mg by k, mg by k आ गया। आज हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं स्प्रिंग कांस्टेंट में, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट में अभी बहुत सारे कंटेंट हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अभी हम लोग इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट में, स्प्रिंग फोर्स में हम लोग सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन दोनों देखेंगे। उसके बाद इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको भी देखेंगे, क्योंकि इसका पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होगा। आप आगे और बढ़ते जाएंगे, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम आएंगे जिसको आपको सीखना है। ठीक है, आज यहाँ तक। थैंक यू।